नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने एप्लीकेशन लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के प्रकार के बारे में, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग करेंगे कि उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो ये शब्द फ्रिक्वेंटली, कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये शब्द लगातार यूज होते हैं। उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। तो अगर जो आप इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो पूरी इकोनॉमिक्स दोस्तों आपको समझने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधि है। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्यतः 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधि बताया था? उत्पादन विधि बताया था, आय विधि और व्यय विधि। तो मैं जब आपको बता रहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, तो वहां पे मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम लोग क्या करते हैं कि राष्ट्रीय आय की दोस्तों गणना करते समय ये जो मध्यवर्ती वस्तु है और ये जो पूंजीगत वस्तु है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। अंतिम वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय की गणना में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्यों क्यों पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? तो मैंने बताया था कि अगर जो पूंजीगत वस्तुओं को और अगर जो मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसको शामिल किया जाएगा तो इससे क्या होगा, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। अब दोहरी गणना क्या होता है, इसको भी हमने सविस्तार से पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, इसी बात को हम लोग सविस्तार से एक एक करके देखते हैं कि उपभोग वस्तुएं क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि उपभोग वस्तुएं दोस्तों क्या होता है। ठीक है। तो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि शाम का टाइम है और आपको डिनर करना है, आपको भूख लगी हुई है। तो आपके पास अगर जो किचन में आटा नहीं है, ठीक है, तेल नहीं है, नमक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ग्रोसरी स्टोर जाएंगे और ग्रोसरी स्टोर जाके वहाँ से खरीद के लाएंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने डिनर को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो आपकी भूख है वो क्या हो जाएगी दोस्तों कि जब आप अपना डिनर कर लेंगे तो जो आपकी भूख है वो खत्म हो जाएगी, अर्थात आप क्या करेंगे, संतुष्टि को प्राप्त कर लेंगे। इट मीन्स कि आप ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं और उपभोग की वस्तु क्या क्या खरीद रहे हैं, आटे खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, नमक खरीद रहे हैं, ठीक है, हल्दी खरीद रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप खरीद के ला रहे हैं, तो वो क्या है, उपभोग की वस्तु है जो आपको क्या दे रही है, संतुष्टि दे रही है और आपकी आवश्यकता भी है। ठीक है। तो इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग आवश्यकताओं की संतुष्टि किया जाता है। आपको आवश्यक है वो सारी चीज़ें, क्यों आवश्यक, क्योंकि आपको भूख लगी है। ठीक है। इसका पूरा का पूरा प्रयोग खरीदने के बाद ही हो पाता है। भैया जाहिर सी बात है, तेल जब आप ग्रोसरी स्टोर से खरीदेंगे उसके बाद ही आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यार थोड़ा सा मुझे ऑयल दे दो, मैं बना लेता हूँ, ठीक है, आप मुझे ऐसा करो कि थोड़ा सा ही दे दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप जब खरीदेंगे तभी तो आपको मिलेगा। ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा ठीक है यार, एक बार यूज करने के लिए हमको दे दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको वापस कर देंगे। तो जब आप ऑयल पूरा यूज कर लेंगे तो फिर आप कहाँ से उसको वापस कर पाएंगे। इट मीन्स कि आप खरीदेंगे तभी और तभी जाके उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं दोस्तों, देखिए, टिकाऊ वस्तुएं क्या है, फ्रिज है और पंखा है। फ्रिज और पंखे को आप देखिए, एक बार अगर जो आप फ्रिज खरीद लेते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि ये कम से कम 2-4 साल 5 साल आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो इसका ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। साथ ही साथ पंखे की बात करें तो पंखा भी आप अगर खरीद लेंगे एक बार दोस्तों, तो क्या होगा, इसका भी ड्यूरेशन 2-4 साल 5 साल होगा। और ये आप तभी नहीं यूज कर पाएंगे जब ये आपके अपनी होगी। ठीक है। तो ये क्या है,
उपभोग की वस्तु है। तो अब उपभोग की वस्तुएं बेसिकली दो तरीके की कह सकते हैं कि उपभोग की वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है टिकाऊ वस्तुएं और दूसरी होती है अटिकाऊ वस्तुएं। और टिकाऊ वस्तु क्या हो जाएगा? जैसे समोसे, ठीक है। अगर जो आप समोसे मार्केट से दोस्तों खरीद के ला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने के लिए रख देंगे, 2 महीने के लिए रख देंगे कि 2 महीने के बाद समोसे को खाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत रख सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं रखा जा सकता है। मिठाइयाँ, ठीक है, ये भी क्या है? एक उपभोग की ही वस्तु है। तो इसको भी दोस्तों बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है और इनका उपयोग पूरा का पूरा खरीदने के बाद ही हो पाता है, ठीक है। जैसे टिकाऊ वस्तु हो गया। टिकाऊ वस्तु से आशय क्या है? जो लंबे समय तक क्या हो कि मतलब जिनका ड्यूरेशन जो है वो लंबा हो, मतलब जो लंबे समय तक कार्य में आए, लंबे समय तक आपको संतुष्टि प्रदान करें, लंबे समय तक आप उसका उपभोग करें। जैसे एक बार फ्रिज खरीद लिए, पंखा खरीद लिए, ठीक है, 2-4 साल 5 साल के लिए छुट्टी हो गया, ठीक है। और टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? समोसे, मिठाइयाँ, ये भी आपको संतुष्टि देती हैं, ये भी आप उपभोग करते हैं, लेकिन ये क्या होता है? ये अल्पकालिक होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम लोग मूव करेंगे। इतनी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग मूव करेंगे कि यह अंतिम वस्तुएं होती है। जाहिर सी बात है भाई, ये अंतिम वस्तु होगी जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए आप अगर जो फैन खरीद लेंगे दोस्तों, पंखा खरीद लेंगे, तो पंखे का कार्य केवल और केवल आपको क्या करना है? हवा देना। अब पंखे के द्वारा आप ये सोचें कि आप कुछ और उत्पादन कर दें, तो पंखे के द्वारा और किसी चीज़ का उत्पादन थोड़ी आप कर पाएंगे। समोसे से किसी चीज़ का और उत्पादन आप थोड़ी कर पाएंगे। फ्रिज से और किसी चीज़ का उत्पादन आप थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है। यानी ये क्या होती हैं? ये अंतिम वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः यह वस्तुएं जो होती हैं दोस्तों, वो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या की जाती हैं? शामिल की जाती हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि अंतिम वस्तुओं को ही क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। तो इतनी बातें दोस्तों आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों हम लोग आगे मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ कि अब पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। अब पूंजीगत वस्तुओं के बारे में भी देख लिया जाए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। तो पूंजीगत वस्तु से आशय क्या है दोस्तों? कि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में कई बार प्रयोग में लाई जाती हैं। इन वस्तुओं का मूल्य काफ़ी ऊंचा होता है। यह वस्तुएं टिकाऊ होती हैं जो कई वर्षों तक प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि मशीन, जैसे आपने एक दोस्तों अगर जो सिलाई मशीन खरीद लिया अपने घर पे, आपने एक सिलाई मशीन खरीद लिया, तो आप क्या करेंगे कि उसका प्रयोग कम से कम 4-5 साल तो करेंगे ही करेंगे। और उस 4-5 साल के दरमियान आप बहुत सारे कपड़े सिल लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक मशीन से केवल एक ही कपड़ा सिलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। उस 4-5 साल में आप क्या करेंगे? बहुत सारे कपड़े सिल देंगे उस मशीन से, ठीक है। और ये टिकाऊ होता है, तो टिकाऊ को मतलब आप समझ ही लिए कि लंबा ड्यूरेशन होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर जो आप सिलाई मशीन खरीद रहे हैं तो 100-200 रुपये, 500 रुपये में तो मिलेगा नहीं, हज़ारों रुपये आपको इसमें खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका प्रयोग दोस्तों उत्पादन प्रक्रिया में कई बार किया जाता है, अर्थात कपड़े का उत्पादन करने में क्या किया जाएगा? इसका प्रयोग कई बार किया जाएगा, ठीक है। औजार है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक कुल्हाड़ी खरीद लिया पेड़ काटने के लिए, तो आप बहुत सालों तक पेड़ उससे क्या हो करेंगे? काटते रहेंगे, ठीक है। भवन, अगर जो आपने एक बार क्या कर लिया कि भवन का निर्माण कर लिया, मकान का निर्माण कर लिया, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि उस भवन के अंतर्गत आप कोई छोटी मोटी फैक्ट्री बैठा सकते हैं और उसके द्वारा क्या होगा? वहाँ पे आप उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात ये भी जो है, मकान भी जो है, ये उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होता है। बिजली दोस्तों आप सभी लोग को पता ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए ही बिछाई जाती है बिजली, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये अंतिम वस्तु नहीं होती है, ये अंतिम वस्तु नहीं होती है, ये अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। जैसे अगर जो कपड़ा उद्योग है, ठीक है, कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग क्या कर रहा है? शर्ट बना रहा है। एक अगर जो कपड़ा उद्योग है दोस्तों, ये उद्योग है, तो यहाँ पे मशीनरी लगी है, यहाँ पे क्या है? एक क्या होगा? एक बिल्डिंग होगा, एक भवन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मशीनरी लगे होंगे, फिर इसमें बिजली आएगी, सारी चीज़ें आ रही है ना। और ये संयुक्त रूप से किसका उत्पादन कर रहा है?
ये कप, ये शर्ट का उत्पादन कर रहा है, जो शर्ट हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं। अब इस शर्ट का दोस्तों ये क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो ये जो शर्ट है ना, ये अंतिम वस्तु हुई, इसको क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, न कि इस पूंजीगत वस्तु को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस पूंजीगत वस्तु का प्रयोग किया जाता है उत्पादन प्रक्रिया में कई बार किया जाता है। एक ही शर्ट का थोड़ी उत्पादन किया जाएगा, बहुत शर्टों का उत्पादन लंबे समय तक किया जाएगा, इसलिए इसको क्या किया जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखते हैं कि अंतिम वस्तुओं से क्या आशय है। अब अंतिम वस्तुएं क्या होती है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता या उत्पादक द्वारा अंतिम रूप से किया जाता है। मतलब ऐसी वस्तुएं जिसके द्वारा जिसका उपयोग अंतिम रूप से उपभोक्ता या उत्पादक के द्वारा किया जा रहा है, इन्हें कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। यह क्या कहलाता है दोस्तों, अंतिम वस्तु कहलाता है। अर्थात अगर जो समोसे एक बार बन गए तो केवल और केवल उसको खाने के लिए ही प्रयोग किया जाएगा और किसी चीज में प्रयोग नहीं किएगा। अगर जो आपका शर्ट एक बार बन गया तो इस शर्ट का प्रयोग केवल और केवल पहनने के लिए ही किया जाएगा और किसी कार्य में ये शर्ट नहीं आएगा। अगर जो पंखे बना दिए गए पूंजीगत उद्योगों के द्वारा, अगर जो पंखे अगर जो बना दिए गए दोस्तों, तो इसका प्रयोग हवा लेने के लिए ही किया जाएगा और कोई इसका कार्य नहीं होगा। इन्हें कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कतई प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इन्हें दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो यही तो अंतिम वस्तुओं के बारे में हम लोग बार बार देख रहे थे कि इनको क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों, उसको क्या करेंगे, आप खरीद लेंगे तो उसमें कपड़े ही तो धुलेंगे ना। वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे तो उसमें कपड़े ही तो धुलेंगे ना, और क्या कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में, और कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे टेलीविजन है, टीवी है, टेलीविजन को आप क्या करेंगे दोस्तों कि केवल वहाँ पे आप क्या देखेंगे, धारावाहिक देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे कि केवल चलचित्र को ही देखने में आप प्रयोग कर सकते हैं टेलीविज़न, और किसी कार्य में टेलीविज़न के द्वारा कोई उत्पादन तो आप नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, मोटर गाड़ी, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने आने के लिए ही तो मोटर गाड़ी का प्रयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोटर गाड़ी के द्वारा आप कोई और उत्पादन कर दें। तो ये सारी वस्तुएं जो होती है अंतिम वस्तुएं होती हैं। अब इसके द्वारा और किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब देखिए मध्यवर्ती वस्तु क्या है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए रुई और ब्रेड बनाने के लिए आटा। ठीक है, तो जैसे देखिए हम अगर जो दोस्तों आप लोगों से बात करें कि ये बताइए कि जो रुई है क्या ये अंतिम वस्तु है, नहीं भाई, रुई अंतिम वस्तु कैसे हो जाएगा। रुई से कपड़ा बनता है कि नहीं, रुई से जैकेट बनता है, रुई से स्वेटर बनता है, कपड़ा बनता है रुई से। ठीक है, रुई कहाँ से आता है, रुई आप कह सकते हैं कि भेड़ के द्वारा आता है। ठीक है, कपास आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रुई जो हो गया ये मध्यवर्ती वस्तु हो गया। ठीक है, और रुई से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, फिर कपड़ा से क्या बनेगा, शर्ट बनेगा। तो ये रुई जो और कपड़ा जो हो गया वो क्या हो गया, ये मध्यवर्ती वस्तु हो गया। आटा हो गया और ब्रेड हो गया। तो जैसे हम ये कहें कि गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं से आप क्या निकाल रहे हैं भैया, गेहूं से क्या निकाल रहे हैं, गेहूं से आप बनाएंगे आटा और आटा से आप बनाएंगे ब्रेड। ठीक है, तो ये भी क्या है, मध्यवर्ती ही वस्तु है। ठीक है, तो इनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक चरणों में होता है, जिससे अंतिम वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मध्यवर्ती वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो उत्पादन प्रक्रिया में एक से अधिक बार आता है। ठीक है, अर्थात ये अंतिम वस्तु और प्राथमिक वस्तु के बीच की वस्तुएं होती हैं। जैसे हमने कहा आटा, आटा किससे निकाला जाता है, गेहूं से, और आटे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ब्रेड में। ठीक है, तो ये चीजें आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग मूव करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आय में
क्षेत्रवार योगदान। यानी अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अक्सर एक या दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार योगदान। तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय में सभी क्षेत्रों का योगदान देखने को मिलता है। कार्य पद्धति के आधार पर 3 क्षेत्र भारत में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, कृषि शामिल है, ठीक है, वानिकी शामिल है, मत्स्य शामिल है और खनन शामिल है। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जो ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल हो रहा है? भूमि से संबंधित चीजें, ठीक है, कच्चे माल से संबंधित चीजें, जैसे कृषि हो गया, वन हो गया, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, ये दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में लगभग कितना सा है दोस्तों? 17% है। ठीक है, ये अपडेट इधर उधर होता रहता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जब भी आप, हालांकि मैं जब आपका एग्जाम आएगा तो सारे करंट के प्रश्न करवाऊंगा जो भी इंडियन इकोनॉमी से बनते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में लगभग कितना है? 17% है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है? कृषि को, वानिकी को, मत्स्य को और खनन को। ठीक है, आगे अब हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। अगला है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र में आता है निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र, अर्थात यहाँ पे उद्योग की बात हो रही है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में क्या आ जाएगा? उद्योग आ जाएंगे। तो उद्योग जो है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो उद्योगों का योगदान है वो कितना है? लगभग और लगभग दोस्तों 29% है। ठीक है, 29% है। ठीक है, फिर आगे हम लोग दोस्तों मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये रहा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और अब जाके दोस्तों हम लोग करेंगे तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें परिवहन आता है, चिकित्सा आता है, शिक्षा आता है। अगर तो आप शिक्षक हैं दोस्तों, तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूंजीपति नहीं है, आप व्यवसाय भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सर्विस दे रहे हैं और सर्विस के बदले आप क्या कर रहे हैं? वेतन प्राप्त कर रहे हैं। बस सीधी सीधी बात है। ठीक है, आप कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकल आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान को दे रहे हैं, आप अपना सेवा दे रहे हैं। सेवा के बदले आप क्या कर रहे हैं? वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सेवा क्षेत्र आ जाएगा, परिवहन, चिकित्सा। और चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, वो क्या दे रहा है? अपना सेवा दे रहा है। डॉक्टर को क्या लेना देना है? ठीक है, एक सरकारी जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है? सारे उपकरण पाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और उस उपकरण का इस्तेमाल वो करता है। उसकी जिम्मेदारी क्या रहती है कि समय से आएगा, वो हॉस्पिटल में बैठेगा और समय से चला जाएगा। उसको केवल और केवल अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को क्या करना है? लोगों का इलाज करना है। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों? 54%। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय में जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इतनी बातें दोस्तों आप लोग को आई थिंक की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई दोस्तों? ठीक है, तो आप लोगों की एक जिम्मेदारी ये भी है दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है कि चीज़ों को, वीडियो को एक दो बार अवश्य देखते रहिएगा, क्योंकि अगर जो आप वीडियो को देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, और भूलेंगे दोस्तों तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा, अभी थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो उपभोग की वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हमने सब विस्तार से सारी चीज़ों को देख लिया था। तो चलिए थोड़ा सा और रिवीजन कर ही लेते हैं। ठीक है, तो उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं कि उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है और इसका पूरा का पूरा प्रयोग खरीदने के बाद ही हो पाता है। उदाहरण के लिए टिकाऊ जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक टिकाऊ वस्तु होती है जिसके अंतर्गत फ्रिज पंखा आ जाएगा, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो इसका प्रयोग करने का जो कालखंड होता है वो लंबा होता है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल होता है। और टिकाऊ वस्तु ऐसी होती हैं जो
जिनका ड्यूरेशन कम होता है, जो अल्पकाल तक ही सीमित रहती हैं, अर्थात समोसे हो गए, मिठाई हो गए, ठीक है, लेकिन उपभोग तो दोनों का किया जाता है। यह अंतिम वस्तुएं होती हैं जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन में क्या होता है, कोई प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, तो ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में कई बार प्रयोग में लाई जाती हैं। इन वस्तुओं का मूल्य काफी ऊंचा होता है और यह वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, जो कि कई वर्ष तक क्या होती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसा कि मशीन हो गया, औजार हो गया, भवन हो गया, बिजली हो गया। ठीक है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये वस्तुएं क्या होती हैं, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता या उत्पादक द्वारा अंतिम रूप से किया जाता है, उन्हें कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, अंतिम वस्तु कहलाता है और इन्हें ही राष्ट्रीय आय की गणना में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, मोटर गाड़ी हो गया इत्यादि। ठीक है, अब इससे आप और किसी अन्य वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है दोस्तों, यह वस्तु दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में की जाती है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा बनाने के लिए रुई, ब्रेड बनाने के लिए आटा। ठीक है, तो इनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक चरणों में होता है, जिससे अंतिम वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भारत के राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार योगदान देखा हमने। तो भारत के राष्ट्रीय आय में सभी क्षेत्रों का योगदान देखने को मिलता है। कार्य पद्धति के आधार पर 3 क्षेत्र भारत में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों, पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में लगभग कितना है दोस्तों, 17% है। ठीक है, यानी सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय के अंतर्गत, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा यहाँ पे लगी हुई है। द्वितीय क्षेत्र क्या है, निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र, अर्थात ये उद्योग की बात कर रहा है दोस्तों। और भारत का राष्ट्रीय आय में इसका योगदान जो है वो कितना है, 29% है। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान है, जिसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जिसमें परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा आता है। तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 54%। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये जो क्लास है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन पे एडमिशन ले लिया है उसके लिए भी था, और ये एक डेमो भी क्लास था। ठीक है, तो अगर जो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी, तो और आपको पूरी इकोनॉमिक्स इसी तरीके से पढ़ना है, तो आप अगर जो एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, 9415 863। ठीक है, 873। देखिए दोस्तों, डेमो क्लास में ऐसे छोटे मोटे क्लास दे देता हूँ। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि जिससे क्या हो सके कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, एडमिशन लिए हैं, उनको ऐसा ना लगे कि सर हमने तो फीस पेमेंट किया है और आपने फ्री में क्लास क्यों दे दिया। ठीक है, तो छोटे छोटे क्लास ही जो हैं वो डेमो में दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 9415 863 873 इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, अगर जो आप इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को इसी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं। तो संपूर्ण कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको टेस्ट पेपर मिलेगा संडे टू संडे, 4 टेस्ट अभी हो चुका है। साथ ही साथ में दोस्तों आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और वैलिडिटी ऑफ कोर्स होगी दोस्तों, वो लाइफ टाइम होगी। ठीक है, तो कोई भी इंक्वायरी के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। फीस जो रखी गई है केवल और केवल 2000 रुपये रखी गई है दोस्तों। तो फीस पेमेंट करने के लिए ये इसी नंबर पे दोस्तों, ये जो नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है, यही नीचे नंबर, यही सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, ये नीचे वाला नंबर जो है ये सेम नंबर है। इस नंबर पे आपको 2000 रुपये दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।